पिताजी, मेरे मित्र का विवाह है। मेरा वहाँ जाना अत्यंत आवश्यक है। यदि मैं नहीं गया तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा। नहीं नहीं पुत्र, मैं तुम्हें इतनी दूर किसी अन्य देश में नहीं भेज सकता। तुम इस राज्य के उत्तराधिकारी हो। यदि तुम किसी मुसीबत में पड़ गए तो इस राज्य का क्या होगा? पिताजी, आप ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? क्या आपको अपने पुत्र की वीरता और बुद्धिमत्ता पर कोई संदेह है? नहीं पुत्र, मुझे तुम्हारी वीरता और बुद्धिमत्ता पर तनिक भी संदेह नहीं है। लेकिन पुत्र, पिता होने के नाते मुझे तुम्हारी फिक्र है। पिताजी, आप मेरी चिंता ना करें। मैं जहाँ पर जा रहा हूँ वो मेरा परम मित्र है, इसीलिए आप बेफिक्र रहे। मुझे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, यदि तुम जाना ही चाहते हो तो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगा। तुम अपने साथ हमारे मंत्री के पुत्र जयवीर को भी लेकर जाओ। वो भी तो तुम्हारा अच्छा मित्र है। इस प्रकार तुम अपने मित्र के विवाह में भी जा पाओगे और तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारा मित्र भी साथ होगा। ठीक है पिताजी, जैसा आप उचित समझे। फिर वह राजकुमार तथा मंत्री पुत्र दोनों मानव देश के लिए चल देते हैं। उन्हें चलते चलते सुबह से शाम हो जाती है। मित्र, अब तो लगभग शाम हो चुकी है। हमें कहीं पर सुरक्षित स्थान ढूंढकर रुक जाना चाहिए, क्योंकि रात्रि में जंगल का सफर उचित नहीं होगा। ठीक है राजकुमार, जैसा आप उचित समझे। ये सारी बातें करते हुए वह दोनों एक महल के सामने से गुजरते हैं, जो महल पूरी तरह झाड़ियों से ढका हुआ था। अरे ये क्या राजकुमार जी, ये जंगल के बीच महल किसका हो सकता है? हाँ मित्र, ये महल तो कितना पुराना और रहस्यमय लगता है। वैसे आज रात इसी महल में रुकना क्या उचित रहेगा? राजकुमार जी, देखने में तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई इस महल के अंदर रहता है। वैसे जंगल में और कहीं चलने से तो बेहतर हमारे लिए यही महल है। चलो चलते हैं। वैसे राजकुमार जी, इस महल के अंदर तो कोई भी नहीं है, लेकिन इस महल की साफ सफाई देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई इस महल के अंदर रहता हो। हाँ मित्र, तुम एकदम उचित कह रहे हो। देखने में तो ऐसा ही लगता है, परंतु रात्रि हो चुकी है, फिर भी पूरा महल खाली है। कोई आया क्यों नहीं? हाँ मित्र, बिल्कुल। यदि कोई यहाँ रहता है तो हमारे हिसाब से तो उसे अब तक तो आ जाना चाहिए था। अरे मित्र, जरा उधर देखो, उस पेड़ के नीचे, वहाँ पर ये प्रकाश कैसा है? हाँ हाँ भाई, ये प्रकाश देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई दिव्य मणि चमक रही हो। चलो चलकर देखते हैं। वह दोनों तुरंत ही महल से बाहर निकल कर आते हैं और उस प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं। देखते ही देखते अचानक ही वह प्रकाश गायब हो जाता है। अरे ये क्या? ये रोने की आवाज किसकी है? लगता है कोई मुसीबत में है। हाँ राजकुमार, हमें चलकर देखना चाहिए। दोनों मित्र उसी आवाज की तरफ बढ़ते हैं। वह दोनों चलते चलते एक सरोवर के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक सुंदर युवती उस तालाब के किनारे बैठकर रो रही है। मित्र, ये तो एक सुंदर युवती है, लेकिन इतनी रात्रि में ये तालाब के पास बैठकर रो क्यों रही है?
राजकुमार जी, हमें इसके पास चलकर पूछना चाहिए। अपने मित्र की यह बात सुनकर दोनों उसके पास जाते हैं। क्या हुआ सुंदरी, तुम कौन हो और इतनी रात्रि में अकेले इस सरोवर के पास बैठकर रो क्यों रही हो? मेरा नाम प्रेम सुंदरी है और मैं एक जमींदार की बेटी हूँ। मेरा महल यहीं कुछ ही दूरी पर है और यह तालाब भी मेरे पिताजी ने ही बनवाया था। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम यहाँ पर बैठकर रो क्यों रही थी? मेरे रोने का कारण बहुत ही दुखद है, लेकिन तुम कौन हो जो इतनी रात्रि में यहाँ पर आकर मेरा हाल पूछ रहे हो? मैं भीमगढ़ का राजकुमार शौर्य हूँ। मैं आज अपने मित्र के साथ इस जंगल से गुजर रहा था, तभी मुझे इस जंगल में ही अंधेरा हो गया, इसीलिए आज रात के लिए हम यही रुक गए। लेकिन तभी मुझे आपके रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक राजकुमार होने के नाते मैं अपने आप को यहाँ आने से रोक ना पाया। आप निश्चिंत होकर बताइए कि आपका रोने का कारण क्या है? राजकुमार जी, मेरे रोने का कारण वह निर्दयी मणिधारी सर्प है जिसने मेरे पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। यह बात उन दिनों की है जब पूरे नगर में बारिश न होने के कारण पशु पक्षी तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग रहे थे। हे भगवान, ये कहर अभी और कितने दिनों तक चलेगा? मासूम प्राणी प्यास के कारण तड़प तड़प कर मर रहे हैं। ये सब कुछ मुझसे देखा नहीं जा रहा। पता नहीं ये सब कब खत्म होगा। जमींदार साहब, यदि आप चाहे तो सब कुछ सामान्य हो सकता है। वो कैसे मुनीम जी? मैं कुछ समझा नहीं। आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? मालिक, आपके पास तो इतना सारा धन है, यदि आप चाहे तो जंगल के बीच एक तालाब खुदवा कर पीने योग्य जल निकलवा सकते हैं। हाँ हाँ, आपने एकदम उचित कहा। मैं कल ही तालाब की खुदाई करवाऊंगा। अगले ही दिन जमींदार तालाब की खुदाई करवाने लगता है। ओहो, ये जमींदार तो कितना बड़ा मूर्ख है जो बेकार में ही इस तालाब को खुदवा कर अपने पैसे बर्बाद कर रहा है। काश कि उतने पैसे मुझे दे देता तो मेरी गरीबी ही समाप्त हो जाती। खैर छोड़ो, कम से कम आज की मजदूरी ही बहुत है हमारे लिए। मालिक मालिक मालिक, देखिए पानी निकल आया। देखिए मालिक। देखते ही देखते कुछ ही देर में तालाब पूरी तरह पानी से भर जाता है। तालाब के अंदर पानी देखकर काफी सारे जीव जंतु उस तालाब के पानी को पीने लगते हैं। वाह वाह वाह, ये दृश्य देखकर तो हृदय को कितना सुकून मिल रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये तालाब खुदवाना ही मेरे जीवन का परम उद्देश्य था। आधी रात जैसे ही गुजरती है तो उसी तालाब के पास एक सर्प आता है। वह सर्प कोई मामूली सर्प नहीं था, वह एक मणिधारी सर्प था। जिस स्थान पर जमींदार ने तालाब खुदवाया था, उसी स्थान पर उस सर्प का घर था, जिसमें उसकी पत्नी तथा कुछ अंडे भी थे। अरे ये क्या? ये तालाब कहाँ से आ गया? क्या मैं किसी दूसरे स्थान पर आ गया हूँ? लेकिन यहाँ के पेड़ पौधे तो सब कुछ वैसे ही है, फिर ये तालाब भी मेरे घर के ऊपर कैसे आ गया? शेषनी, तुम कहाँ हो? तुम कहीं भी दिखाई क्यों नहीं दे रही? और हमारे अंडे कहाँ हैं? ये तालाब कहाँ से आ गया?
और हमारा घर किधर है? तुम कहाँ हो शेषनी? सर्प यही सारी बातें बोलते हुए उस तालाब के चक्कर काटने लगता है। तभी उसकी नजर तालाब के किनारे पड़ी मिट्टी पर पड़ती है। ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा ये हाल किसने किया? तुम्हें किसने मारा? मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। शेषनी, मैं तुम्हारी सौगंध खाता हूँ। जिसने भी तुम्हारी ये दुर्दशा की है, मैं उसके संपूर्ण वंश का विनाश कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें अपनी मणि से जीवित कर लूंगा। ये क्या? तुम्हारा सारा शरीर तो यहीं पर है, लेकिन तुम्हारा सर कहाँ चला गया? मैं तुम्हारे सर के बिना तुम्हें कैसे जीवित कर पाऊंगा? मेरे हिसाब से सर भी यही कहीं होना चाहिए। इतना सोचकर वह अपनी पत्नी के सिर को ढूंढने लगता है। काफी देर तक इधर उधर ढूंढने के पश्चात भी वह सिर नहीं मिलता। हे दैवीय मणि, इस स्थान पर आज क्या क्या घटित हुआ? मुझे स्पष्ट रूप से दिखाओ। सर्प के इतना कहते ही मणि से एक प्रकाश निकलकर बाहर आता है, तो उसी प्रकाश में दिन का सारा चित्रण दिखाई पड़ने लगता है। अरे राम राम राम, ये क्या अनर्थ हो गया? मैंने तो एक सर्प को मार दिया। अब क्या होगा यदि इस सर्प के परिवार को पता चल गया कि मैंने ही इसे मारा है? तो वह मुझे नहीं छोड़ेंगे। जैसा कि लोग कहते हैं कि सर्प को मारने वाले की तस्वीर सर्प की आंखों में उतर जाती है। मैं ऐसा करता हूँ, इसके सिर को ही काट लेता हूँ, बाकी का शरीर यहीं पर फेंक देता हूँ। इतना बोलकर वह व्यक्ति उसके सिर को काट कर अपने पास ही रख लेता है और बचे हुए दोनों टुकड़ों को उठाकर दूर फेंक देता है। अरे ये क्या? अभी तक तो इस सर्प के अंडे यहीं पर पड़े हुए हैं। अरे नहीं नहीं, मैं कोई खतरा मोल नहीं लूंगा, इसके अंडों को भी नष्ट कर देता हूँ। इतना कहकर वह उन सारे अंडों को भी अपने पैरों तले कुचल देता है। अरे भाग्यवान, तुम्हें पता है आज मेरे फावड़े से यह सर्प कटकर मर गया। मैं तो बहुत डर गया था, इसलिए मैं उस सर्प का सिर काट कर ले आया। कहीं यह सिर उसके परिवार को मिल जाता तो उसका परिवार हमसे जरूर बदला लेता। अरे अरे, आप इस सिर को लेकर इधर उधर मत घूमो। जल्दी से इसे आग जलाकर उसी में नष्ट कर दो। वह व्यक्ति तुरंत ही आग जलाकर उस सर्पिनी के सिर को भी अग्नि में जलाकर राख कर देता है। अरे नहीं नहीं दुष्ट, ये तूने क्या अनर्थ कर डाला? जिसने मेरे परिवार को नष्ट किया, मैं उन सभी के पूरे वंश का विनाश कर दूंगा। सर्प के अंदर तो मानो गुस्से का ज्वालामुखी ही जाग उठा हो। वह तुरंत ही वहां से चल देता है। वह चलते चलते जल्दी ही नगर में उसी व्यक्ति के घर के पास जाकर रुकता है जिसने उसके पूरे परिवार को खत्म किया था। अच्छा, तो मेरे परिवार का सुख चैन छीन कर तुम लोग चैन से सो रहे हो। आज के बाद तुम लोग कभी नहीं उठ पाओगे। रेखा, मुझे किसी सर्प ने काट लिया। तुम्हारी वजह से ही मेरा परिवार खत्म हो गया। मैं तुम में से किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। तभी प्रेम सुंदरी पास में जलती हुई मसाल को हाथ में ले लेती है और सर्प की ओर बढ़ाती है।
हाथ में मसाल देख सर्प घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। माँ, आप दुखी मत होइए। पिताजी को खोने का दुख मुझे भी है। वह सर्प पागल हो चुका है। वह हमें भी खत्म कर देगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें यह गांव को छोड़कर चले जाना चाहिए माँ। हाँ बेटी, तुम ठीक ही कह रही हो। हम दोनों कल सुबह ही इस गांव को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। हाँ हाँ माँ, अब आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए। आप बहुत थक गए हैं। तब तक मैं पहरा देती हूँ। प्रेम सुंदरी की यह बात सुनकर उसकी माँ सो जाती है और वह हाथ में मसाल लेकर इधर उधर घूमने लगती है। कुछ क्षण ही गुजरे थे कि अचानक से कमरे में एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। प्रकाश इतना ज्यादा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अरे अरे, यह प्रकाश कहाँ से आ गया? माँ, आप कहाँ हो? आप कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? इस प्रकाश में तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। प्रकाश के खत्म होते ही वह देखती है कि सर्प उसकी माता को भी खत्म कर वहाँ से जा चुका था। माँ, यह क्या हो गया? उस दुष्ट ने आपको भी मार दिया। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। मेरी माता के मरने के बाद मैंने इस गांव को छोड़ने का इरादा बदल दिया। उस दिन के बाद से मेरे गांव में हर रोज कोई ना कोई उस सर्प का शिकार होने लगा। धीरे धीरे उसने आधे गांव को खत्म कर दिया। बाकी के सारे लोग डर के मारे यह गांव छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। यदि सभी ने इस गांव को छोड़ दिया तो फिर तुम क्यों नहीं गई इस गांव को छोड़कर? राजकुमार जी, मैंने कई बार यहाँ से जाने का प्रयास किया, लेकिन मेरे माता पिता की यादें इसी घर से जुड़ी हुई हैं। इसलिए मेरे पैर इस गांव से बाहर ही नहीं निकल पाए। मैं दिन भर तो अपने महल में ही रहती हूँ, लेकिन रात्रि में इसी तालाब के पास आ जाती हूँ। न जाने किस दिन वह सर्प मुझे भी अपना शिकार बना ले। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत बोलो। अब वो सर्प तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बस तुम मुझे इतना बताओ कि वो दुष्ट सर्प मुझे मिलेगा कहाँ? राजकुमार जी, उसका कोई एक ठिकाना नहीं। वह इस पूरे जंगल में कहीं भी आ जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तुम ज्यादा परेशान ना हो। मैं उस सर्प को जीवित नहीं छोड़ूंगा। राजकुमार जी, आपने उस विषधर को मारने का वचन तो दे दिया, लेकिन उसे मारेंगे कैसे? मित्र, तुम ज्यादा परेशान ना हो। इसका भी उपाय है मेरे पास। हमें जल्दी से एक लोहार के पास चलना होगा। क्या? लोहार के पास? लेकिन इसमें लोहार हमारी क्या मदद कर सकता है? अरे भाई, तुम लोहार के पास तो चलो, तुम्हें वहीं सब कुछ पता चल जाएगा। फिर वह दोनों मित्र एक लोहार की तलाश में निकल पड़ते हैं। वह दोनों चलते चलते एक नगर में पहुंचते हैं। अरे भाई, इस नगर में कोई लोहार रहता है क्या? अरे भैया, मैं खुद एक लोहार हूँ। बताइए आपको क्या काम है? लोहार भाई, मुझे एक कढ़ाई अपने हिसाब से बनवानी है। क्या आप मेरे लिए बना सकते हैं? हाँ हाँ भैया, जरूर बना सकते हैं। आइए हमारे साथ घर आ जाइए। लोहार जल्दी ही दोनों युवकों को अपने घर ले जाता है। अब आप मुझे बताइए कि आपको कढ़ाई कैसी बनवानी है? लोहार भाई, आप कढ़ाई के दोनों हत्थे कढ़ाई में नहीं लगाएंगे और पूरे कढ़ाई में आपको छेद बनाने हैं।
और कढ़ाई की बाहरी परत पर छोटी छोटी कीलें जड़नी है तथा कढ़ाई की पेंदी में बाहर की ओर से आपको एक लोहे का छल्ला डालना है। ये कैसी कढ़ाई है? आखिर आप इस कढ़ाई का क्या करेंगे? मैंने इससे पहले तो कभी भी ऐसी कढ़ाई नहीं बनाई। लोहार भाई, मैं इस कढ़ाई का क्या करूँगा ये आपको नहीं बता सकता, बस आप मुझे एक कढ़ाई बनाकर दे दो। अच्छा ठीक है, वैसे भी मुझे क्या, मुझे तो बनाने से मतलब है। आप थोड़ी देर यहीं पर रुकिए, मैं अभी आपकी कढ़ाई को तैयार करके ले आता हूँ। इतना बोलकर लोहार घर के अंदर जाता है। वैसे मित्र, उस लोहार की तरह मेरे मन में भी ये जानने की उत्सुकता है कि आखिर तुम ऐसी कढ़ाई क्यों बनवा रहे हो। फिर राजकुमार उस मंत्री पुत्र को सारी युक्ति के बारे में बताता है। ये लीजिए भाई, आपकी कढ़ाई तैयार है। राजकुमार जल्दी ही उस कढ़ाई को लेकर उस लोहार को कुछ सोने के सिक्के दे देता है। मित्र, अब जल्दी से हमें बाजार से एक रस्सी और कुछ चूहे खरीदने हैं। यहाँ से सीधे बाजार की तरफ चलो। वह दोनों जल्दी ही बाजार को पहुंचकर राजकुमार जी, अब तो लगभग रात हो चुकी है। हमें महल में ना चलकर सीधे जंगल की ओर ही चलना चाहिए। हाँ मित्र, तुमने एकदम उचित कहा, हमें सीधे जंगल ही चलना चाहिए। वह दोनों चलते चलते जल्दी ही जंगल के बीच पहुंच जाते हैं। जरा उधर देखो, इस जगह का माहौल कितना शांत है। हमें इसी पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठना चाहिए। दोनों मित्र अपने अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और उन चूहों को पेड़ के नीचे ही छोटी छोटी लकड़ी की कीलें गाड़कर उसमें चूहों को बांध देते हैं और खुद पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते हैं। राजकुमार जी, क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि वो सर्प यहाँ पर जरूर आएगा? हाँ भाई, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो यहाँ पर जरूर आएगा। जैसे ही उसे इन चूहे की दुर्गंध मिलेगी तो वो दौड़ता हुआ आएगा। आधी रात जैसे ही गुजरती है तो वह सर्प भोजन की तलाश में निकलता है। अरे वाह, इस ओर से तो कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। लगता है मेरा भोजन मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। सर्प आ रही दुर्गंध की दिशा में ही दौड़ता हुआ चला जा रहा था। वह चलते चलते जल्दी ही उसी वृक्ष के पास पहुंच जाता है जहां पर राजकुमार और उसके मित्र ने कुछ चूहे बांध कर रखे थे। ओहो, अंधेरा ज्यादा होने की वजह से पेड़ के नीचे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मैं ऐसा करता हूँ, अपनी दिव्य मणि को निकाल कर बाहर रख लेता हूँ। मणि के प्रकाश से मुझे सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। यह सोचकर वह सर्प अपनी मणि को निकालकर वहीं पर रख देता है। उधर पेड़ पर बैठे दोनों मित्र इसी क्षण का तो इंतजार कर रहे थे। राजकुमार जी, जल्दी करो, इस मणि को हासिल करने का यही सबसे अच्छा अवसर है। राजकुमार तुरंत ही उस कढ़ाई को रस्सी से बांधकर लटकाता है और उसी मणि को कढ़ाई के नीचे ढक देता है। अरे ये क्या, मेरी मणि को किसने पकड़कर छिपा लिया? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कह वह सर्प उस कढ़ाई की तरफ दौड़ता है। कढ़ाई के छोटे छोटे छिद्रों में से निकल रहे प्रकाश को देखकर सर्प कढ़ाई पर अपनी फन को बार बार पटक पटक कर वहीं पर अपने प्राण त्याग देता है। मेरे हिसाब से ये मर चुका है। चलो जल्दी से नीचे चलते हैं।
इतना कहकर दोनों मित्र पेड़ से नीचे उतरकर उस मणि को उठा लेते हैं। हे जादुई दिव्य मणि, हमारे लिए थोड़ी सी आग जलाओ। इतना कहते ही वहीं पर आग प्रकट हो जाती है। राजकुमार तुरंत ही उस सर्प को उठाकर अग्नि में डाल देता है। इस प्रकार उस सर्प का अंत हो जाता है। वाह वाह राजकुमार, आप तो वाकई कितने बुद्धिमान और बहादुर हैं। मैं आपसे बहुत प्रभावित हुई। वैसे राजकुमार, अब तो मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्या आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे? उस युवती की यह बात सुनकर राजकुमार इतना प्रसन्न हुआ कि मानो उस युवती ने राजकुमार के मन की बात कह दी हो। हाँ हाँ प्रेम सुंदरी, मैं तुम्हारे साथ विवाह अवश्य करूँगा। राजकुमार जी, मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। हाँ हाँ बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? राजकुमार जी, मेरी इच्छा बस इतनी सी है, क्या हम लोग कुछ दिन और यहाँ पर रह सकते हैं? ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो हम लोग कुछ दिनों के लिए रुक जाते हैं। अच्छा, तुम महल में ही रहना, हम दोनों जंगल से कुछ फल तोड़ कर ले आते हैं। इतना बोलकर दोनों मित्र जंगल की ओर चले जाते हैं। वैसे इस महल में मैं अकेली क्या करूँगी? चलो तालाब में स्नान कराती हूँ। ये सारी बातें सोचकर वह स्नान करने के लिए तालाब की ओर चल देती है और जल्दी ही तालाब पर पहुंचकर उसमें स्नान करती है। मंत्री, अभी वो तालाब और कितनी दूर पर है? प्यास के कारण तो मेरा हृदय बैठा जा रहा है। राजकुमार जी, बस उधर देखिए, तालाब तो आपके सामने ही है। राजकुमार ने जैसे ही तालाब की ओर देखा तो तालाब में प्रेम सुंदरी स्नान कर रही थी। अरे वाह वाह वाह, रूप और सौंदर्य का एक जीता जागता करिश्मा। इसकी सुंदरता को देख मेरी आंखें तो बंद ही होती जा रही है। इतना कहते ही राजकुमार बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। अरे ये क्या, राजकुमार जी तो बेहोश हो गए। मुझे जल्दी से इनके मुख पर पानी की छींटें मारनी होंगी। मंत्री जल्दी ही पानी की छींटें राजकुमार के मुख पर छिड़कता है तो राजकुमार को होश आ जाता है। अरे कहाँ गई? अभी तो थी और अभी गायब हो गई। पर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो थी और अभी गायब हो गई। राजकुमार बार बार इसी बात को दोहराता रहता है। प्रेम सुंदरी की सुंदरता देखकर राजकुमार पागल हो जाता है। अरे मंत्री जी, आखिर राजकुमार को ये क्या हो गया है? यहाँ से तो राजकुमार ठीक ठाक जंगल को गया था। फिर मंत्री सारी कहानी राजा को सुनाता है। क्या उस सुंदरी की सुंदरता को देख राजकुमार पागल हो गया? आखिर वो युवती कितनी सुंदर है। सैनिकों, जल्दी से जाओ और उसे पकड़कर हमारे पास लेकर आओ। राजा का आदेश होते ही सैनिक जंगल को जाते हैं और कुछ ही देर में उस युवती को पकड़कर राजा के सामने पेश करते हैं। छोड़ दीजिए मुझे। आप लोग मुझे यहाँ पकड़कर क्यों लाए हैं? मुझे जाने दीजिए। बेटी, तुम परेशान ना हो, मैंने ही तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। लेकिन क्यों महाराज? मैंने आपका कौन सा अहित कर दिया जो आपने इस प्रकार मुझे पकड़वा कर बुलाया है? पुत्री, मैं तुम्हारा विवाह अपने पुत्र से करवाना चाहता हूँ, क्योंकि जब से उसने तुम्हें देखा है तो वो पागल हो गया है। नहीं महाराज, मैं किसी के साथ भी विवाह नहीं कर सकती,
क्योंकि मेरा विवाह किसी और के साथ ही होना है। नहीं नहीं, तुम्हारा विवाह मेरे पुत्र के साथ ही होगा, किसी और के साथ नहीं। मैं तुम्हें 1 दिन की मोहलत देता हूँ। विवाह के लिए स्वयं ही राजी हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा विवाह जबरन अपने पुत्र के साथ करवा दूंगा। हे भगवान, अचानक से ही प्रेम सुंदरी कहाँ जा सकती है? राजकुमार जी, लगता है भाभी तालाब पर स्नान करने के लिए गई होगी। चलो चलकर देखते हैं। इतना कहकर दोनों मित्र तालाब के पास जाते हैं तो देखते हैं कि तालाब पर तो कोई भी नहीं है। हे भगवान, अचानक से ही प्रेम सुंदरी कहाँ जा सकती है? मित्र, आपके पास तो वो दिव्य मणि है। उस मणि की सहायता से राजकुमारी का पता लगा लीजिए। हाँ हाँ, तुम एकदम उचित कह रहे हो। हे दिव्यमणि, तुम मुझे प्रेम सुंदरी का पता बताओ, वो इस वक्त कहाँ है? इतना कहते ही मणि उसे सारा दृश्य दिखाने लगती है। तो इसका मतलब प्रेम सुंदरी राजा के यहाँ बंदी है। मुझे कुछ भी करके उसे छुड़वाना ही होगा। चलो मित्र, हमें राजमहल चलना चाहिए। फिर वह दोनों मित्र उस युवती को छुड़वाने के लिए चल पड़ते हैं। वह दोनों चलते चलते एक जंगल से गुजरते हैं। मेरी सहायता करो, कोई मुझे इस दर्द से छुटकारा दिलाओ। मुझे बहुत जोर की दर्द हो रही है। अरे ये क्या? ये तो एक बाज है और ये तो इंसानी भाषा को बोल रहा है। हे दयालु युवक, यदि तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो जरा मुझे इस पीड़ा से मुक्त कर दो। मेरे शरीर से इस विषैले बाण को बाहर निकाल दो। बाज, तुम हिम्मत ना हारो। मैं अभी तुम्हारे शरीर से इस बाण को निकालकर तुम्हें स्वस्थ किए देता हूँ। वाह वाह वाह, हे दयालु युवक, तुमने ऐसा कौन सा जादू कर दिया जो मेरे शरीर की सारी पीड़ा दूर हो गई। ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर पहले से भी ज्यादा शक्ति भर गई हो। बाज, ये सब इस दिव्य मणि का ही कमाल है जो तुम पूरी तरह स्वस्थ हो गए। युवक, तुम बहुत ही नेक इंसान हो। मुसीबत में तुमने मेरी सहायता की। यदि भविष्य में कभी भी तुम्हें मेरी मदद की आवश्यकता पड़े तो 3 बार मुझे याद करना। मैं तुम्हारे सामने ही प्रकट हो जाऊंगा। इतना बोलकर वह बाज वहां से उड़ जाता है। शाम होते होते वह दोनों मित्र राजमहल के करीब पहुंच जाते हैं। राजकुमार जी, हम यहाँ तक आ तो गए हैं, लेकिन अंदर कैसे जाएंगे? मित्र, तुम बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। हे दिव्यमणि, तुम हम दोनों को चूहा बना दो। इतना कहते ही राजकुमार तथा वह मंत्री पुत्र दोनों ही एक चूहे के रूप में बदल जाते हैं और चुपचाप महल के अंदर घुस जाते हैं। राजकुमारी, तुम बिल्कुल भी शोर मत मचाना, हम तुम्हें लेने आए हैं। अरे, आप दोनों लोग यहाँ कैसे पहुँच गए? अरे ये सब छोड़ो, चलो हम लोग यहाँ से जल्दी से भाग चलते हैं। अरे राजकुमार जी, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? हमारे महल में पधारे हो तो कुछ सेवा सत्कार का भी तो अवसर दो। देखो राजकुमार,
तुम गलत कर रहे हो। ये मेरी होने वाली पत्नी है, तुम इससे जबरदस्ती विवाह नहीं कर सकते, हमें जाने दो। तुम अवश्य जा सकते हो राजकुमार, लेकिन अकेले, किसी को साथ लेकर नहीं। मैंने तुझे अपनी पत्नी बनाना चाहा, तुझे अपनी पलकों पर बिठाने की सपने देखे, और तू यहाँ किसी और के साथ भाग जा रही थी। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यदि तू मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। इतना कह राजकुमार अपनी तलवार को उसके पेट में घुसा देता है। अरे दुष्ट राजकुमार, ये तूने क्या कर दिया? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजकुमार शौर्य भी एक ही बार में उस राजकुमार का सिर काट देता है और तीनों ही वहां से गायब हो जाते हैं। प्रिय, ये तुम्हें क्या हो गया? मेरी आंखों के सामने ही उस दुष्ट ने तुम्हारे प्राण हर लिए, लेकिन तुम दुखी ना हो। जब तक मेरे पास जादुई मणि है, तब तक मुझे तुमसे कोई जुदा नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अभी जीवित किए देता हूँ। राजकुमार जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो मणि गायब थी। अरे ये क्या? मणि कहाँ गायब हो गई? मैंने तो अभी मणि को इसी स्थान पर रखा था। हाँ राजकुमार, मणि को तो आपने इसी स्थान पर रखा था। इतनी जल्दी वो मणि आखिर कहाँ जा सकती है? हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? वो मणि ही तो थी जो राजकुमारी को पुनर्जीवित कर सकती थी। अब मैं क्या करूँगा? उस मणि को कहाँ ढूंढूं? हे प्रभु, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मित्र, आप दुखी ना हो। आप अपने उस मित्र बाज को याद कीजिए, वो आपकी मदद जरूर करेगा। हाँ हाँ, तुम एकदम ठीक कहते हो। मेरे मित्र बाज, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। मेरे पास आओ मित्र बाज, तुम मेरे पास आओ, मेरे पास आओ मित्र। राजकुमार के इतना बोलते ही वह बाज राजकुमार के सामने आ जाता है। क्या हुआ राजकुमार जी? आपको इस वक्त मेरी क्या आवश्यकता पड़ गई? फिर राजकुमार सारी कहानी उस बाज को सुनाता है। यदि वो मणि मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। नहीं नहीं राजकुमार, तुम ऐसे अपशब्द अपने मुंह से ना निकालो। मैं तुम्हारी पत्नी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं कहीं से भी उस मणि को ढूंढ निकालूंगा। मित्र, यहीं पर तुम मेरी प्रतीक्षा करो, मैं जल्दी ही लौट कर आऊंगा। इतना बोलकर वह बाज वहां से उठ चलता है। आखिर मणि को कौन उठा कर ले जा सकता है? बाज ये सारी बातें सोचता हुआ जंगल के ऊपर चक्कर लगाता है। तभी उसकी नजर जमीन पर किसी चमकदार वस्तु पर पड़ती है। अरे ये क्या? ये प्रकाश कैसा? कहीं ये मणि का ही तो प्रकाश नहीं? हाँ हाँ, जरूर ये मणि का ही प्रकाश है। लेकिन ये मणि तो इस सर्प के सिर पर रखी है। मैं ऐसा करता हूँ, उड़ते उड़ते ही एक झपटे में इस मणि को उड़ा कर ले चलता हूँ। बाज तुरंत ही उस मणि के ऊपर झपटता है और मणि को लेकर उड़ जाता है और जल्दी ही राजकुमार के पास पहुंच जाता है। ये लो मित्र, मैं उस मणि को ले आया हूँ। ये देखकर राजकुमार बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। वह तुरंत उस मणि को उठाकर राजकुमारी के घाव पर लगाता है तो कुछ ही देर में राजकुमारी पूरी तरह ठीक हो जाती है। मित्र, तुम्हारी इस उपकार को मैं अपने संपूर्ण जीवन याद रखूंगा। यदि तुम्हें कभी भी मेरी आवश्यकता पड़े तो आ जाना मेरे पास। फिर बड़ी ही धूमधाम से राजकुमार का विवाह उसी के साथ हो जाता है।